21.1 परिचय। डिजाइन तत्व यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि सर्वेक्षण कैसे काम करते हैं। सर्वेक्षण में कई पहलू शामिल होते हैं जो उन्हें व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इकाई 21 सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण के बुनियादी भागों के बारे में बात करती है। इसमें सर्वेक्षण शुरू करने से पहले क्या विचार करना चाहिए, सर्वेक्षण करने के विभिन्न चरण, शोध प्रश्न पूछना, शोध डिजाइन के प्रकार और यह कैसे चुनना है कि किसे सर्वेक्षण करना है, जैसे विषयों को शामिल किया गया है। 21.2 प्रारंभिक विचार। सर्वेक्षण शुरू करने से पहले शोधकर्ताओं को 3 बातों के बारे में सोचने की जरूरत है। वे सर्वेक्षण क्यों करना चाहते हैं। 2. वे किसका सर्वेक्षण करना चाहते हैं। और 3. उनके पास कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। सर्वेक्षण को अच्छी तरह से करने के लिए इनमें से प्रत्येक चीज महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, शोधकर्ताओं के पास स्पष्ट लक्ष्य या प्रश्न होने चाहिए जिनका उत्तर वे सर्वेक्षण में देना चाहते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सर्वेक्षण उन उत्तरों को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, शोधकर्ताओं को यह तय करना होगा कि वे किसका सर्वेक्षण करना चाहते हैं। इससे प्रभावित होता है कि वे कैसे चुनते हैं कि सर्वेक्षण में किसे शामिल करना है और उन्हें किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह जानना कि जिन लोगों का वे सर्वेक्षण करना चाहते हैं उन तक पहुंचना कितना आसान है, यह योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि सर्वेक्षण में कितना समय लगेगा, किसे शामिल करने की आवश्यकता है और सर्वेक्षण समूह कितना बड़ा होना चाहिए। सर्वेक्षण करते समय विचार करने वाली तीसरी महत्वपूर्ण बात यह जांचना है कि कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। इन संसाधनों में सर्वेक्षण पूरा करने के लिए आवश्यक धन, लोग और समय शामिल हो सकते हैं। सर्वेक्षण के लिए आमतौर पर बहुत अधिक काम की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे बड़ी लागत फील्ड वर्क की होती है। इसमें लोगों के साक्षात्कार में बिताया गया समय, यात्रा और परिवहन लागत शामिल है। अन्य लागतें भी हैं, जैसे साक्षात्कारकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, सर्वेक्षण प्रश्न बनाना, प्रश्नों का परीक्षण करना, मुद्रण करना, भेजना, डेटा व्यवस्थित करना और कंप्यूटर का उपयोग करना। इसलिए सर्वेक्षण शुरू करने से पहले शोधकर्ता को यह पता लगाना होगा कि उनके पास क्या संसाधन हैं। 21.3 सर्वेक्षण अनुसंधान में चरण। सर्वेक्षण अनुसंधान व्यवस्थित और विस्तृत तरीके से इस बारे में जानकारी एकत्र करने के बारे में है कि लोग क्या सोचते हैं, विश्वास करते हैं और क्या करते हैं। एक सर्वेक्षण में शोधकर्ता एक शोध समस्या से शुरू होता है और डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के साथ समाप्त होता है। एक बार जब कोई शोधकर्ता सर्वेक्षण करने का निर्णय लेता है, तो वे यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाते हैं कि यह ठीक से किया गया है। इसे करने का कोई एक सर्वसम्मत तरीका नहीं है, लेकिन हम 3 मुख्य चरणों में कुछ महत्वपूर्ण कदमों को कवर करेंगे। सर्वेक्षण अनुसंधान की तैयारी, योजना और निष्पादन। चित्र 21.1 सर्वेक्षण अनुसंधान के 3 चरणों में इन प्रमुख चरणों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। सर्वेक्षण अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कई चरण और चरण शामिल होते हैं। यहाँ एक विश्लेषण है। डिजाइन और योजना चरण। अनुसंधान प्रश्न निर्माण। यह पहला कदम है जहां आप परिभाषित करते हैं कि आप अपने सर्वेक्षण के माध्यम से क्या सीखना या समझना चाहते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान डिजाइन तय करें। यहाँ आप सर्वेक्षण अनुसंधान डिजाइन का प्रकार चुनते हैं जो आपके शोध प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त है। नमूना बनाएं। इस चरण में आप अपने सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए रुचि की आबादी से व्यक्तियों का एक उपसमूह चुनते हैं। डेटा एकत्र करने की तकनीकें। आप उन तरीकों पर निर्णय लेते हैं जिनका उपयोग आप डेटा एकत्र करने के लिए करेंगे, जैसे ऑनलाइन सर्वेक्षण, फोन सर्वेक्षण या व्यक्तिगत साक्षात्कार। प्रश्नावली निर्माण। इसमें वे प्रश्न बनाना शामिल है जो सर्वेक्षण में पूछे जाएंगे। पायलट सर्वेक्षण। एक पायलट सर्वेक्षण एक छोटे पैमाने का प्रारंभिक सर्वेक्षण है जो सर्वेक्षण उपकरण और प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। डेटा संग्रहण चरण। डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। उत्तरदाताओं का पता लगाना। इसमें उन व्यक्तियों को ढूंढना और उनकी पहचान करना शामिल है जो सर्वेक्षण में भाग लेंगे। उत्तरदाताओं और फील्ड सेटिंग्स तक पहुंच। इस चरण में उत्तरदाताओं तक पहुंच प्राप्त करना और सर्वेक्षण वातावरण स्थापित करना शामिल है। मुख्य सर्वेक्षण का पर्यवेक्षण और निगरानी।
इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया की निगरानी करना शामिल है कि यह सही ढंग से आयोजित किया जा रहा है। संपादन, इसमें एकत्रित डेटा में किसी भी त्रुटि की जांच करना और उसे ठीक करना शामिल है। कोडिंग, इसमें एकत्रित डेटा को एक प्रारूप में परिवर्तित करना शामिल है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। सारणीकरण और विश्लेषण, इसमें कोडित डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करना शामिल है। राइट अप, यह अंतिम चरण है जहां आप सर्वेक्षण प्रक्रिया और निष्कर्षों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट लिखते हैं। सर्वेक्षण उपकरण को अंतिम रूप देना। जांचकर्ताओं का प्रशिक्षण, इसमें उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना शामिल है जो सर्वेक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रक्रिया को समझते हैं और इसे सही ढंग से कर सकते हैं। पहला भाग एक सर्वेक्षण की योजना बनाने के बारे में है। यह चरण वास्तव में विस्तृत है और इसमें लंबा समय लगता है क्योंकि यहीं पर हमें पता चलता है कि सर्वेक्षण कैसे करना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक सर्वेक्षण के लिए मंच तैयार करता है। इस चरण में हम जो मुख्य काम करते हैं वे हैं: एक शोध प्रश्न के साथ आना, यह तय करना कि सर्वेक्षण कैसे काम करेगा, यह पता लगाना कि सर्वेक्षण में कौन शामिल होगा, यह तय करना कि जानकारी कैसे एकत्र करनी है, सर्वेक्षण के लिए प्रश्न बनाना, पहले सर्वेक्षण का एक छोटा संस्करण आजमाना, सर्वेक्षण में बदलाव करना और उन लोगों को प्रशिक्षित करना जो प्रतिभागियों से बात करेंगे। दूसरा भाग वह है जब हम वास्तव में जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करते हैं। इसमें उन लोगों को ढूंढना शामिल है जिनसे हम बात करना चाहते हैं और वे स्थान जहां हम सर्वेक्षण करेंगे, वास्तव में सर्वेक्षण प्रश्न पूछना और सर्वेक्षण करने वाले लोगों पर नजर रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। तीसरे और अंतिम भाग में शोधकर्ता एकत्रित की गई सभी जानकारी को देखता है, उसे व्यवस्थित करता है और विश्लेषण के लिए तैयार करता है। फिर उन्होंने जो पाया उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखते हैं। ऐसा लग सकता है कि एक बार जब हम एक कदम पूरा कर लेंगे तो हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन यह सच नहीं है। कभी-कभी चीजें बाद में सामने आती हैं जो हमें पहले के निर्णयों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सर्वेक्षण के दौरान हमें परेशानी होती है तो हमें यह बदलना होगा कि हम किससे बात कर रहे हैं या हम जानकारी कैसे एकत्र कर रहे हैं। साथ ही यह सोचना भी गलत है कि हम अन्य चरणों के बारे में सोचे बिना प्रत्येक चरण एक के बाद एक कर सकते हैं। आमतौर पर जब हम एक चरण पर काम कर रहे होते हैं तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि हम आगे क्या करेंगे। जैसे जब हम सर्वेक्षण प्रश्न बना रहे होते हैं तो हमें यह सोचने की जरूरत होती है कि हम बाद में जानकारी का विश्लेषण कैसे करेंगे। जब हम किसी सर्वेक्षण की योजना बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक शोध प्रश्न लेकर आते हैं। मूल रूप से हम सर्वेक्षण के माध्यम से यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह सोचना महत्वपूर्ण है कि क्या सर्वेक्षण यह जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है या क्या ऐसे अन्य तरीके हैं जो बेहतर काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि हम शुरुआत में एक शोध प्रश्न लेकर आते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बाद में बदल नहीं सकता है। कभी-कभी जब हम लोगों से बात करते हैं तो नए प्रश्न सामने आते हैं और उसके आधार पर अपनी योजनाओं को समायोजित करना ठीक है। बॉक्स 21, अपने शोध प्रश्नों को स्पष्ट बनाएं। डेविड डी वॉस 2002 कहते हैं कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम क्या खोज रहे हैं। हमें अपने पहले विचार पर ही अटके नहीं रहना चाहिए और हमारे शोध के दौरान आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को चूक नहीं जाना चाहिए। हम एक शोध प्रश्न कैसे लेकर आते हैं? अक्सर किसी सामाजिक घटना के बारे में एक शोधकर्ता की जिज्ञासा उन्हें एक प्रश्न चुनने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इसे तैयार करने के एक से अधिक तरीके हैं। सबसे पहले एक शोधकर्ता एक सिद्धांत या मॉडल से शुरुआत कर सकता है। यह विकल्प एकत्र किए गए प्रश्नों और डेटा को प्रभावित करता है। दूसरा, सामाजिक नीति संबंधी चिंताएं शोध प्रश्नों को आकार दे सकती हैं। चुनी गई समस्या सामाजिक सुधार या परिवर्तन से संबंधित होनी चाहिए। तीसरा, कुछ शोधकर्ताओं का लक्ष्य समाज की आलोचना करना है, इसलिए वे उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्रश्न पूछते हैं। एक शोध प्रश्न इनमें से एक या कुछ मानदंडों को पूरा कर सकता है, लेकिन शायद ही सभी को। सर्वेक्षण के समग्र लक्ष्य को एक विशिष्ट समस्या में बदलना महत्वपूर्ण है। केवल यह कहना
मुझे असमानता के बारे में उत्तर चाहिए पर्याप्त नहीं है। आप किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं? क्या आप असमानता की सीमा, वितरण, कारण, प्रभाव या प्रकार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक के बारे में जानना चाहते हैं? और किस अवधि में और कहाँ? ठोस अनुसंधान के लिए उपयुक्त रुचि के व्यापक क्षेत्र को अधिक विशिष्ट स्तर तक सीमित करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले, अध्ययन के मुख्य उद्देश्य को परिभाषित करने के बाद अगला कदम उन संबंधित विषयों की पहचान करना और सूचीबद्ध करना है जो इस मुख्य उद्देश्य का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में छात्र कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में एक अध्ययन में इन संबंधित विषयों में शिक्षक गुणवत्ता, सुविधाएं, प्रवेश प्रक्रिया, उपलब्ध पाठ्यक्रमों के प्रकार, पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षक-छात्र बातचीत, अतिरिक्त अध्ययन के लिए समर्थन शामिल हो सकते हैं और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अवसर। एक बार जब इन संबंधित विषयों की पहचान हो जाती है, तो शोधकर्ता उनमें से प्रत्येक के बारे में विशिष्ट जानकारी चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि पेश किए गए पाठ्यक्रमों के प्रकारों पर गौर किया जाए, तो शोधकर्ता को पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी। क्या पाठ्यक्रम क्रेडिटसर वाले हैं और क्या वे सिद्धांत या व्यावहारिक कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं? इस विषय पर पुस्तकों और पत्रिकाओं जैसे मौजूदा साहित्य की जांच करना इस प्रक्रिया में बहुत उपयोगी हो सकता है। यह विशिष्ट विषय को सीमित करने, संबंधित विषयों की पहचान करने, इन विषयों को सूचीबद्ध करने और डेटा संग्रह के लिए आवश्यक जानकारी के प्रकार को निर्दिष्ट करने में मदद करता है। मौजूदा साहित्य की समीक्षा करना मूल्यवान है क्योंकि यह दिखाता है कि पहले से ही क्या शोध किया जा चुका है और उन क्षेत्रों को इंगित करने में मदद करता है जहां अधिक शोध की आवश्यकता है। यह शोधकर्ताओं को अपने स्वयं के सर्वेक्षणों के माध्यम से ज्ञान के अंतराल को भरने की अनुमति देता है। शोधकर्ता अपने शोध प्रश्न को विकसित करने का एक और तरीका खोजपूर्ण अध्ययन के माध्यम से है। इन अध्ययनों में व्यक्तियों के एक छोटे समूह की शिथिल संरचित जांच शामिल है जो इच्छित अध्ययन समूह के साथ समानताएं साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कॉलेज में स्नातक शिक्षा की गुणवत्ता का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम एक स्नातक कॉलेज का दौरा कर सकते हैं, कुछ छात्रों का साक्षात्कार ले सकते हैं और विशिष्ट शोध प्रश्नों का पता लगा सकते हैं। इस तरह के खोजपूर्ण अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ता की सोच को जागृत करना और आगे की खोज के लिए मुद्दों की पहचान करने में मदद करना है। वे इस बात पर भी प्रकाश डाल सकते हैं कि अलग-अलग लोग अवधारणाओं को अलग-अलग तरीके से कैसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, उपरोक्त उदाहरण में स्नातक शिक्षा में गुणवत्ता का क्या अर्थ है, इस पर छात्रों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं। कुछ लोग अच्छे शिक्षकों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि अन्य बुनियादी ढांचे या उपलब्ध पाठ्यक्रमों की विविधता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शोध प्रश्न बनाने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करना है जिन्होंने संबंधित शोध किया है। ये विशेषज्ञ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं और शोधकर्ताओं को उनके प्रस्तावित अध्ययन में संभावित चुनौतियों का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। चिंतन और कार्य 21.1। मान लीजिए आपको अपशिष्ट निपटान विधियों का एक सर्वेक्षण करना है और आपको शोध प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता है। अपने अध्ययन की प्रमुख लक्ष्य समस्या या उद्देश्य पर काम करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक कागज पर लिख लें। प्रश्न 1. आपके अध्ययन के उद्देश्य के आलोक में क्या आप सर्वेक्षण पद्धति को डेटा संग्रह का एक उपयोगी और उचित तरीका मानते हैं? डेटा संग्रह की एक विधि के रूप में सर्वेक्षण पद्धति को स्वीकार या अस्वीकार करने के विशिष्ट कारण बताएं। 2. आप प्रत्येक शोध प्रश्न पर कैसे पहुंचे हैं? अपने सैद्धांतिक मॉडल का चयन स्पष्ट रूप से बताएं। 3. क्या आपने अपशिष्ट निपटान के संबंध में सामाजिक नीति पर ध्यान दिया है? अपनी शोध समस्या के मार्गदर्शन के संदर्भ में नीति के निहितार्थों को विस्तृत करें। 4. क्या आपका अध्ययन आम जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे की सामाजिक आलोचना उत्पन्न करने वाला है? यदि हाँ, तो आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि आपका अध्ययन अन्य शोधकर्ताओं को उसी क्षेत्र में आगे के शोध के लिए कैसे प्रेरित करेगा। 5. क्या आपने अपने अध्ययन के सामान्य उद्देश्य को एक विशिष्ट केंद्रीय समस्या में बदल दिया है? यह महत्वपूर्ण है कि आप इस स्तर पर यह अभ्यास करें और ठोस शोध के लिए समस्या को सामान्य से विशिष्ट स्तर तक सीमित करने के बारे में बताएं।
6. क्या आपने यह जानने के लिए अपने शोध के क्षेत्र में विशेषज्ञों से परामर्श किया है कि आपके पूछताछ के क्षेत्र में क्या उम्मीद की जानी चाहिए और संभावित नुकसान क्या हैं, जिनके बारे में अनुमान लगाया जाना चाहिए और सावधान रहना चाहिए? शोध प्रश्नों के अनुभाग 21.4 सूत्रीकरण में प्रासंगिक पाठ की सहायता से उपरोक्त प्रश्नों के अपने उत्तर लिखें। अपना उत्तर 1500 शब्दों से अधिक, 1500 से कम नहीं लिखें और अंत में शब्दों की संख्या शामिल करें। शीर्षक: चिंतन और कार्रवाई 21.1 अपशिष्ट निपटान विधियों पर शोध प्रश्न तैयार करना। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे अपशिष्ट निपटान विधियों पर एक सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया है, शोध प्रश्न तैयार करने से पहले अध्ययन के प्रमुख लक्ष्य, समस्या या उद्देश्य की रूपरेखा तैयार करना अनिवार्य है। यह चिंतनशील अभ्यास सर्वेक्षण पद्धति की उपयुक्तता, शोध प्रश्नों का मार्गदर्शन करने वाले सैद्धांतिक मॉडल, सामाजिक नीति निहितार्थों की जांच, सामाजिक आलोचना उत्पन्न करने की क्षमता, सामान्य उद्देश्यों को विशिष्ट समस्याओं में बदलने और क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बारे में विस्तार से बताएगा। आइए प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत समाधान करें। सर्वेक्षण विधि की उपयुक्तता। सर्वेक्षण विधि विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को कुशलतापूर्वक एकत्र करने की क्षमता के कारण इस अध्ययन के लिए डेटा संग्रह में महत्वपूर्ण साबित होती है। अपशिष्ट निपटान प्रथाएं व्यक्तियों, समुदायों और क्षेत्रों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, जिससे विविध राय और व्यवहार को पकड़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वेक्षण बड़े नमूना आकार में मानकीकृत डेटा संग्रह की अनुमति देते हैं, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन में रुझानों, प्राथमिकताओं और चुनौतियों की पहचान करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण सक्षम हो जाता है। इसके अलावा सर्वेक्षण में क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं, जो अपशिष्ट निपटान से संबंधित दृष्टिकोण, ज्ञान और प्रथाओं में मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि सर्वेक्षणों की सीमाओं को स्वीकार करना आवश्यक है, जैसे संभावित प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह, प्रतिक्रियाओं की सीमित गहराई और सूक्ष्म प्रासंगिक कारकों को पकड़ने में असमर्थता। इन कमियों के बावजूद सर्वेक्षण विधि अपनी व्यावहारिकता और विश्लेषण के लिए मूल्यवान डेटा उत्पन्न करने की क्षमता के कारण इस अध्ययन के लिए एक मूल्यवान उपकरण बनी हुई है। सैद्धांतिक मॉडल मार्गदर्शक अनुसंधान प्रश्न। सैद्धांतिक मॉडल का चुनाव निष्कर्षों को समझने और व्याख्या करने के लिए एक वैचारिक ढांचा प्रदान करके शोध प्रश्नों के निर्माण को प्रभावित करता है। इस अध्ययन में एक पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य सैद्धांतिक आधार के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तिगत व्यवहार, सामाजिक-आर्थिक कारकों, सांस्कृतिक मानदंडों और पर्यावरण नीतियों सहित विभिन्न परस्पर संबंधित कारकों से प्रभावित एक जटिल प्रणाली के रूप में अपशिष्ट निपटान पर विचार करता है। इस मॉडल से आकर्षित होकर अनुसंधान प्रश्न इन कारकों के बीच बातचीत और अपशिष्ट निपटान प्रथाओं पर उनके प्रभाव का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, प्रश्न यह जांच कर सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति अपशिष्ट निपटान सुविधाओं तक पहुंच को कैसे प्रभावित करती है या सांस्कृतिक दृष्टिकोण रिसाइक्लिंग व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य को अपनाकर अनुसंधान का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन की बहुमुखी प्रकृति को स्पष्ट करना और अंतर्निहित प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने वाले हस्तक्षेपों को सूचित करना है। सामाजिक नीति निहितार्थों की जांच। अपशिष्ट निपटान के संबंध में सामाजिक नीतियों का विश्लेषण उस व्यापक संदर्भ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिसमें अनुसंधान समस्या स्थित है। अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली नीतियां न केवल सामाजिक प्राथमिकताओं और मूल्यों को दर्शाती हैं, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को भी आकार देती हैं। मौजूदा नीतियों की जांच करके शोधकर्ता कमियों, विसंगतियों या सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, शोध प्रश्नों के निर्माण की जानकारी दे सकते हैं और बाद के विश्लेषणों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपशिष्ट निपटान नीतियों के विश्लेषण से पुनर्चक्रण सुविधाओं तक पहुंच में असमानताएं या खतरनाक अपशिष्ट निपटान के लिए अपर्याप्त नियम सामने आ सकते हैं। इन नीतिगत निहितार्थों को समझने से शोधकर्ताओं को अपने निष्कर्षों को प्रासंगिक बनाने और साक्ष्य आधारित नीति सुधारों की वकालत करने में मदद मिलती है, जो टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक आलोचना उत्पन्न करने की क्षमता। अपशिष्ट निपटान विधियों पर अध्ययन में पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताओं पर प्रकाश डालकर सामाजिक आलोचना करने की क्षमता है। वर्तमान अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं की चुनौतियों और कमियों का दस्तावेजीकरण करके
अनुसंधान सार्वजनिक जागरूकता और मौजूदा प्रणालियों की जांच को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण के उच्च स्तर या अपर्याप्त अपशिष्ट पृथक्करण का संकेत देने वाले निष्कर्ष सख्त नियमों या समुदाय के नेतृत्व वाली पहल के लिए कॉल को प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा, अपशिष्ट निपटान बुनियादी ढांचे में असमानताओं या पर्यावरणीय बोझ के असमान वितरण को उजागर करके अध्ययन सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय समानता पर चर्चा को प्रेरित कर सकता है। सामाजिक आलोचना की इस क्षमता का रचनात्मक रूप से लाभ उठाने के लिए शोधकर्ताओं को अपने निष्कर्षों की मजबूती और वैधता सुनिश्चित करनी चाहिए, हितधारकों के साथ जुड़ना चाहिए और परिणामों को जनता और नीति निर्माताओं तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना चाहिए। सामान्य उद्देश्यों का विशिष्ट समस्याओं में परिवर्तन। स्पष्ट शोध लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करने के लिए अध्ययन के सामान्य उद्देश्य को विशिष्ट शोध समस्याओं में बदलना आवश्यक है। प्रारंभ में, अध्ययन का व्यापक लक्ष्य अपशिष्ट निपटान के तरीकों और उनके सामाजिक निहितार्थों को समझना हो सकता है। हालांकि, सार्थक शोध करने के लिए इस व्यापक उद्देश्य को विशिष्ट, कार्रवाई योग्य शोध प्रश्नों में परिष्कृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सामान्य उद्देश्य को घरेलू रिसाइक्लिंग व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने या समुदाय आधारित अपशिष्ट प्रबंधन पहल की प्रभावशीलता का आकलन करने तक सीमित किया जा सकता है। अनुसंधान प्रश्नों को निर्दिष्ट करके शोधकर्ता अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उचित पद्धतियों का चयन कर सकते हैं और पहचाने गए अनुसंधान अंतराल को संबोधित करने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषज्ञों से परामर्श। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने से अनुसंधान क्षेत्र, संभावित चुनौतियों और पद्धति संबंधी विचारों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। विशेषज्ञ वर्तमान प्रथाओं, उभरते रुझानों और आगे की जांच की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। विशेषज्ञों से इनपुट मांगकर शोधकर्ता अपने शोध प्रश्नों को परिष्कृत कर सकते हैं, पद्धति संबंधी कमियों का अनुमान लगा सकते हैं और अपने अध्ययन की प्रासंगिकता और कठोरता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ प्रासंगिक डेटा स्रोतों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं, सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं या नैतिक विचारों पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। विशेषज्ञों के साथ जुड़ने से अंतःविषय संवाद को बढ़ावा मिलता है और शोध निष्कर्षों की विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ता है। निष्कर्ष में, अपशिष्ट निपटान विधियों पर एक अध्ययन के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करने के लिए विभिन्न कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है, जिसमें डेटा संग्रह विधियों की उपयुक्तता, सैद्धांतिक रूपरेखा, सामाजिक नीति निहितार्थ, सामाजिक आलोचना की संभावना, अनुसंधान उद्देश्यों की विशिष्टता और विशेषज्ञों के साथ परामर्श शामिल है। इन सवालों को सोच समझकर संबोधित करके शोधकर्ता एक कठोर और प्रभावशाली अध्ययन तैयार कर सकते हैं, जो अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों की हमारी समझ में योगदान देता है और साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों की जानकारी देता है। व्यवस्थित जांच और आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से हम अपशिष्ट निपटान से जुड़े जटिल पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए स्थायी समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। शोध प्रश्नों के प्रकार। शोध प्रश्नों को परिभाषित करना सीधा नहीं है। डेविड डी वॉस विभिन्न प्रकार के प्रश्न सुझाते हैं, वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक। वर्णनात्मक शोध प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न हमें किसी विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। हम निम्नलिखित पर विचार करके ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमें किस समय में रुचि है? भौगोलिक दृष्टि से हमारा फोकस कहाँ है? क्या उपसमूहों के बीच कोई पैटर्न है? विषय का कौन सा विशिष्ट पहलू हमें आकर्षित करता है? हमारी रुचि कितनी सामान्य या विशिष्ट है? व्याख्यात्मक अनुसंधान प्रश्न। जब हम कारणों या परिणामों को समझना चाहते हैं, तो हमें यह करना होगा। पहचानें कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संभावित कारणों की सूची बनाएं। चुनें कि किन कारणों की जांच करनी है। खेल में संभावित तंत्रों पर विचार करें। शोध प्रश्न तैयार करने में विभिन्न कारकों पर विचार करना शामिल है। यह शोधकर्ताओं को सर्वेक्षण डिजाइन करने और प्रभावी ढंग से डेटा एकत्र करने में मार्गदर्शन करता है, जिससे उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है कि अपने शोध को कैसे क्रियान्वित किया जाए। सर्वेक्षण अनुसंधान डिजाइन। यह तय करने के बाद कि हम क्या अध्ययन करना चाहते हैं, हमें यह चुनना होगा कि हम इसे कैसे करेंगे।
सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के डिजाइन होते हैं, प्रयोगात्मक और वर्णनात्मक। प्रायोगिक डिजाइन स्थितियों को स्थापित करते हैं और दो या दो से अधिक समूहों को शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 100 बच्चों के समूह की 3 बार तुलना करते हैं, तो यह एक प्रयोगात्मक सर्वेक्षण है। वर्णनात्मक डिजाइन हमें उन समूहों और चीजों के बारे में जानकारी देते हैं जो पहले से मौजूद हैं। वे नए समूह नहीं बनाते। कभी-कभी उन्हें अवलोकनात्मक या व्याख्यात्मक डिजाइन भी कहा जाता है। प्रायोगिक डिजाइन। अर्लीन फिंक 1995 के अनुसार प्रायोगिक डिजाइन में दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करना शामिल होता है, जहां कम से कम एक समूह कुछ नया करने की कोशिश करता है। दूसरा समूह तुलना का कार्य करता है। कुछ नया करने की कोशिश करने वाला समूह किसी नए कार्यक्रम, हस्तक्षेप या उपचार का परीक्षण कर सकता है, जबकि तुलनात्मक समूह पारंपरिक तरीके से चिपक सकता है या उसके पास कोई कार्यक्रम ही नहीं हो सकता है। एक समूह ऐसे लोगों या चीजों का समूह हो सकता है जिनमें कुछ समानताएं हों। कभी-कभी ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक ही चीज का अनुभव किया है, जैसे सैनिक या अस्पताल में मरीज। अन्य समय में यह एक स्वाभाविक समूह हो सकता है, जैसे कोई कक्षा, कोई व्यवसाय, कोई अस्पताल या कोई जेल। विभिन्न प्रकार के नियंत्रण हैं। सबसे पहले समवर्ती नियंत्रण होते हैं, जहां लोगों को बेतरतीब ढंग से समूहों में नहीं रखा जाता है। इसका मतलब है कि सभी समूह एक ही समय में बने हैं। उदाहरण के लिए, यदि 20 में से 10 स्कूलों को एक नए कार्यक्रम के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, जबकि अन्य 10 पुराने तरीके पर टिके रहते हैं, तो यह एक यादृच्छिक परीक्षण या एक सच्चा प्रयोग है। दूसरे गैरसमवर्ती नियंत्रण होते हैं, जहां लोगों को यादृच्छिक रूप से असाइन नहीं किया जाता है। इन्हें गैरयादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण, अर्धप्रयोग या गैरसमतुल्य नियंत्रण कहा जाता है। तीसरा आत्मनियंत्रण है, जहां एक समूह का 2 अलग-अलग समय पर अध्ययन किया जाता है। इन्हें पहले और बाद में माप की आवश्यकता होती है और इन्हें अनुदैर्ध्य या पहले बाद डिजाइन कहा जाता है। अंत में ऐतिहासिक नियंत्रण हैं, जो अन्य सर्वेक्षणों से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करते हैं। अंत में विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों के समूहों का प्रयोग प्रयोगों में एक साथ किया जाता है, या तो पहले या बाद में किए गए उपायों के साथ या बिना। प्रयोगों को संरचित करने के सभी तरीकों में से सामाजिक अनुसंधान में अनुदैर्ध्य डिजाइनों का अक्सर उपयोग किया जाता है। अनुदैर्ध्य डिजाइन में समय के साथ दृष्टिकोण या व्यवहार में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए कई महीनों या वर्षों में नियमित रूप से डेटा एकत्र करना शामिल होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि सफेदपोश श्रमिकों के बीच खर्च करने की आदतें कैसे बदलती हैं, तो उन्हें पूरे वर्ष में कई बार या समय-समय पर अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। ऐसे अध्ययनों को अनुदैर्ध्य या समय श्रृंखला डिजाइन कहा जाता है। अनुदैर्ध्य डिजाइन के 2 मुख्य प्रकार हैं, पैनल अध्ययन और रुझान अध्ययन। एक पैनल अध्ययन में लोगों के एक ही समूह का कई बार साक्षात्कार लिया जाता है, जबकि एक प्रवृत्ति अध्ययन में एक ही आबादी से अलग-अलग समय पर लोगों के विभिन्न समूहों का नमूना लिया जाता है। उदाहरण के लिए, मीडिया आउटलेट अक्सर रुझानों का निरीक्षण करने के लिए अलग-अलग समय पर लोगों के विभिन्न समूहों का सर्वेक्षण करते हैं। पैनल अध्ययन और रुझान अध्ययन के उदाहरण। मान लीजिए कि हम यह समझना चाहते हैं कि आम चुनाव तक विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए समर्थन कैसे बदल जाता है। चुनाव से 2 महीने पहले हम मतदान करने की उम्र वाले वयस्कों के एक नमूने का सर्वेक्षण करते हैं और पाते हैं कि 60% लोग राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। 1 महीने बाद हम फिर से उन्हीं लोगों का साक्षात्कार लेते हैं और अब केवल 55% ही राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। यह परिदृश्य एक का प्रतिनिधित्व करता है पैनल अध्ययन। हालांकि यदि हम चुनाव से 1 महीने पहले मतदाताओं के एक बिल्कुल नए समूह का सर्वेक्षण करते हैं और पाते हैं कि उनमें से 55% राजनीतिक दल को पसंद करते हैं, तो इसे एक प्रवृत्ति अध्ययन माना जाएगा। रुझान अध्ययन हमें समग्र परिवर्तनों के बारे में बताते हैं, जबकि पैनल अध्ययन समग्र परिवर्तन और विशिष्ट व्यक्तिगत परिवर्तन दोनों दिखाते हैं। मान लीजिए कि समय 1 पर 100 में से 60 लोग कहते हैं कि वे राजनीतिक पार्टी ए को वोट देंगे। समय 1 और समय 2 के बीच कुछ लोग अपना मन बदलते हैं। पार्टी ए के 10 मतदाता पार्टी बी में जा सकते हैं
और पार्टी बी के 5 मतदाता हो सकते हैं, पार्टी ए पर स्विच करें। इसका मतलब है कि समय 1 और समय 2 के बीच वोटों में कई बदलाव होते हैं, जिन्हें हम सकल परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जब हम समग्र परिणाम को देखते हैं, तो समय 2 पर 100 में से 55 लोग पार्टी ए के लिए मतदान करेंगे। एक पैनल अध्ययन के साथ हम गिन सकते हैं कि हमारे नमूने में कितने लोग समय 1 से समय 2 तक अपना मन बदलते हैं। प्रवृत्ति अध्ययन में हम जनसंख्या में समग्र परिवर्तन देख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत परिवर्तनों को नहीं गिन सकते। यदि समग्र परिवर्तन 5%, पार्टी ए का समर्थन करने वाले 60% से 55% तक है, तो व्यक्तिगत परिवर्तन 5% से 85% तक हो सकते हैं। प्रवृत्ति अध्ययन से पता चलता है कि अध्ययन की गई आबादी के लिए एक चर का वितरण कैसे बदल रहा है, जबकि पैनल अध्ययन से पता चलता है कि व्यक्तिगत लोग कैसे बदल रहे हैं। आप पैनल अध्ययन का एक उदाहरण बॉक्स 21.3 में पा सकते हैं। पैनल डिजाइन उदाहरण 1944 में लाजर्सफेल्ड और अन्य की पुस्तक द पीपल्स चॉइस में वे अपने द्वारा उपयोग किए गए पैनल डिजाइन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 1940 में मई से नवंबर तक हर महीने एरी काउंटी, ओहियो, अमेरिका में 600 लोगों का अध्ययन किया। वे जानना चाहते थे कि इन लोगों ने 1940 के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की योजना कैसे बनाई। वे विशेष रूप से इस बात में रुचि रखते थे कि ये लोग अपने अंतिम मतदान निर्णय कैसे लेते हैं। पैनल डिजाइन के फायदे और नुकसान हैं। एक फायदा यह है कि वे शोधकर्ताओं को महीनों या वर्षों में एक ही व्यक्ति का कई बार साक्षात्कार करने देते हैं। इससे यह देखने में मदद मिलती है कि क्या उनके विचारों और दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया है। यदि परिवर्तन है, तो यह तर्क देना आसान है कि पूरी आबादी के विचारों में वास्तविक परिवर्तन हुआ है। एक अन्य लाभ यह है कि पैनल डिजाइन अन्य तरीकों की तुलना में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है। वे पैनल द्वारा कवर किए गए समय के बारे में जानकारी के लिए लोगों की स्मृति पर बहुत अधिक भरोसा करने से भी बचते हैं, लेकिन वे अभी भी व्यक्ति के अतीत के बारे में प्रश्नों के लिए स्मृति पर निर्भर रहते हैं। हालांकि पैनल अध्ययन के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। एक बड़ा मुद्दा नमूना मृत्यु दर है। इसका मतलब यह है कि पैनल के कुछ सदस्य बाहर हो सकते हैं क्योंकि वे अब भाग नहीं लेना चाहते हैं, या उनका निधन हो सकता है, या वे चले जा सकते हैं। एक और समस्या यह है कि पैनलों से डेटा एकत्र करने में लंबा समय लगता है और यह महंगा हो सकता है। साथ ही एक ही समूह के लोगों का बार-बार सर्वेक्षण करने से वे प्रतिभागियों के रूप में अपनी भूमिका के प्रति बहुत अधिक जागरूक हो सकते हैं, जिससे उनके उत्तर प्रभावित हो सकते हैं। वर्णनात्मक डिजाइन। वर्णनात्मक डिजाइन 2 प्रकार के होते हैं, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और कोहोर्ट डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में एक समय में डेटा एकत्र करना शामिल होता है। इसका उपयोग आमतौर पर सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान में किया जाता है और इसे सिंगल शॉट सर्वेक्षण भी कहा जाता है। यह उस जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में निष्कर्ष निकालने में मदद करता है जिससे नमूना लिया गया है, साथ ही उस विशिष्ट समय बिंदु पर चर के बीच संबंधों के बारे में भी। इन सर्वेक्षणों को करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक का समय लगता है। उदाहरण के लिए, लोगों की वर्तमान राजनीतिक पार्टी प्राथमिकताओं पर एक सर्वेक्षण एक क्रॉस-अनुभागीय सर्वेक्षण है। शोधकर्ता इस डेटा का उपयोग किसी नमूने की विशेषताओं का वर्णन करने या विभिन्न चर के बीच संबंध दिखाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक शोधकर्ता अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति माता-पिता के दृष्टिकोण को समझना चाह सकता है। वे एक समुदाय, चाहे ग्रामीण हो या शहरी, में स्कूल जाने वाले बच्चों वाले घरों का चयन करेंगे और माता-पिता का साक्षात्कार लेंगे। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के शोध डिजाइन को क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कहा जाता है। इस डिजाइन का एक लाभ यह है कि शोधकर्ता शोध विषय के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए नमूने को विभिन्न उपसमूहों में विभाजित कर सकते हैं। इसका उपयोग कारण विश्लेषण के लिए भी किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शोधकर्ता क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के भीतर अतीत के बारे में प्रश्न पूछकर सामाजिक गतिशीलता जैसी कुछ दीर्घकालिक सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के साथ 2 मुख्य समस्याएं हैं। सबसे पहले,
यह पता लगाना कठिन है कि कौन सा चर समय में सबसे पहले आया, और दूसरा, समय के साथ परिवर्तनों को ट्रैक करना कठिन है। पहले मुद्दे को समझाने के लिए मान लीजिए कि हमने एक अध्ययन में देखा कि किसी संगठन का हिस्सा होना कुछ राजनीतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। हमें आश्चर्य हो सकता है कि क्या लोग संगठनों में शामिल हुए और फिर उन विश्वासों को विकसित किया, या क्या उनके पास पहले से ही वो विश्वास थे और वे उसी के अनुसार शामिल हुए, या शायद दोनों घटित हुए, या तो अलग-अलग लोगों के लिए या एक ही व्यक्ति के लिए। जब हम केवल एक समय में डेटा एकत्र करते हैं तो यह जानना मुश्किल होता है कि चर में ये अंतर कब दिखाई दिए। चूंकि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में कारण प्रभाव से पहले आते हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि किस चर को स्वतंत्र कारण कारक के रूप में देखा जाना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की दूसरी सीमा समय के साथ परिवर्तनों को समझना है। उदाहरण के लिए मतदान व्यवहार को लें। चुनाव के दौरान हम लोगों से पूछ सकते हैं कि यदि उस दिन चुनाव हुआ तो वे कैसे मतदान करेंगे। लेकिन किसी अभियान के दौरान मतदान के विकल्प बदल सकते हैं और अलग-अलग मतदाता अलग-अलग तरीकों से बदल सकते हैं। कुछ लोग शुरू से ही अपनी पसंद जानते हैं और उस पर कायम रहते हैं, जबकि अन्य उम्मीदवार बदल लेते हैं या चुनाव के दिन तक अनिर्णित रहते हैं। साथ ही जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, उनमें देर से निर्णय लेने वालों की तुलना में अलग-अलग गुण और दबाव हो सकते हैं। अनिवार्य रूप से एक समय में डेटा एकत्र करने से समय के साथ सामने आने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं को समझना कठिन हो जाता है। समूह डिजाइनों की ओर बढ़ते हुए ये अधिक दूरंदेशी या भावी हैं। वे हमें लोगों के एक विशिष्ट समूह में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 1996 ओलंपिक में 1996, 2000 और 2004 में भाग लेने वाले एथलीटों की महत्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण करते हैं, तो इसे एक समूह डिजाइन कहा जाता है, और यहाँ समूह 1996 ओलंपिक समूह है। समूह डिजाइन पूर्वव्यापी भी हो सकते हैं। समय के साथ पीछे मुड़कर देखने पर एक ऐतिहासिक समूह, यदि अध्ययन की जा रही घटनाएं सर्वेक्षण शुरू होने से पहले हुई हों। उदाहरण के लिए, अगर हम 10 साल पहले किसी बीमारी से पीड़ित लोगों के समूह को देखें और अब तक के उनके मेडिकल रिकॉर्ड का सर्वेक्षण करें, तो यह एक पूर्वव्यापी समूह है। चिंतन और कार्य 21.2। अपशिष्ट निपटान विधियों के अपने अध्ययन के मामले में आपने शोध प्रश्न तैयार किए होंगे और फिर उन्हें परिष्कृत भी किया होगा। शोध प्रश्नों के प्रकार और आपके द्वारा तैयार और अपनाए गए शोध डिजाइन के प्रकार को स्पष्ट करने के लिए कागज के एक टुकड़े पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न 1. क्या आपके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पाठ में उल्लिखित विभिन्न प्रकारों का मिश्रण है या केवल एक विशिष्ट प्रकार के हैं? 2. अपशिष्ट निपटान विधियों पर अपने शोध में सर्वेक्षण के लिए आपने किस प्रकार का सर्वेक्षण डिजाइन चुना है? आपके द्वारा चुने गए डिजाइन के प्रकार के बारे में विस्तार से लिखें और यह भी कारण बताएं कि आपने इसे क्यों चुना है और पाठ में उल्लिखित किसी अन्य डिजाइन को क्यों नहीं चुना है। शीर्षक: अपशिष्ट निपटान विधियों के अध्ययन के लिए अनुसंधान डिजाइन चयन। परिचय: अनुसंधान डिजाइन किसी भी अध्ययन के प्रक्षेप पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है जो डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए नियोजित की जाने वाली कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और उपकरणों की रूपरेखा तैयार करता है। अपशिष्ट निपटान विधियों के अध्ययन के संदर्भ में निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त शोध डिजाइन का चयन सर्वोपरि है। इस प्रतिबिंब में मैं शोध प्रश्नों को तैयार करने, उन्हें परिष्कृत करने और अपशिष्ट निपटान विधियों की जांच के लिए एक उपयुक्त शोध डिजाइन का चयन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करूंगा। अनुसंधान प्रश्नों का निरूपण और परिशोधन। अनुसंधान डिजाइन की जटिलताओं में जाने से पहले स्पष्ट और संक्षिप्त अनुसंधान प्रश्नों को स्पष्ट करना अनिवार्य है। अपशिष्ट निपटान विधियों के अध्ययन के मामले में मेरे शोध प्रश्नों के प्रारंभिक सेट में विषय से संबंधित विभिन्न आयाम शामिल थे। इन प्रश्नों का दायरा व्यापक था, जिनका उद्देश्य विभिन्न अपशिष्ट निपटान तकनीकों की प्रभावकारिता, स्थिरता, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक निहितार्थ का पता लगाना था। हालांकि विशिष्टता और फोकस की आवश्यकता को पहचानते हुए मैंने शोध प्रश्नों को सुव्यवस्थित करने के लिए परिशोधन की एक प्रक्रिया अपनाई। इसमें गहराई से जांच के लिए दायरे को कम करना और अपशिष्ट निपटान के विशिष्ट पहलुओं को रेखांकित करना शामिल था।
आकाओं और साथियों के साथ पुनरावृत्तीय संशोधनों और परामर्शों के माध्यम से मैं परिष्कृत शोध प्रश्नों के एक सेट पर पहुंचा जो प्रबंधनीय और कठोर पूछताछ के लिए अनुकूल थे। क्या आपके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पाठ में उल्लिखित विभिन्न प्रकारों का मिश्रण है या केवल एक विशिष्ट प्रकार के हैं? तैयार किए गए प्रश्नों में वर्णनात्मक, खोजपूर्ण और व्याख्यात्मक सहित विभिन्न प्रकार के मिश्रण शामिल हैं। प्रारंभ में प्रश्न खोजपूर्ण प्रकृति के थे, जिनका उद्देश्य अपशिष्ट निपटान विधियों के विभिन्न आयामों और उनसे जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की जांच करना था। इसके बाद परिशोधन के माध्यम से प्रश्न विभिन्न अपशिष्ट निपटान रणनीतियों की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित तंत्र और कारकों को स्पष्ट करने के लिए विवरण और स्पष्टीकरण के तत्वों को शामिल करने के लिए विकसित हुए। अपशिष्ट निपटान विधियों पर अपने शोध में सर्वेक्षण के लिए आपने किस प्रकार का सर्वेक्षण डिजाइन चुना है? अपशिष्ट निपटान विधियों पर शोध करने के लिए मैंने एक क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन का विकल्प चुना है। इस विकल्प को कई कारकों द्वारा सूचित किया गया था, जिसमें अनुसंधान प्रश्नों की प्रकृति, लक्ष्य जनसंख्या, व्यवहार्यता विचार और सामान्यीकरण का वांछित स्तर शामिल था। क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन की व्याख्या। एक क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन में किसी विशेष घटना के संबंध में उनकी विशेषताओं, दृष्टिकोण, व्यवहार या राय का आकलन करने के लिए एक ही समय में व्यक्तियों या संस्थाओं के नमूने से डेटा एकत्र करना शामिल होता है। अपशिष्ट निपटान विधियों के अध्ययन के संदर्भ में एक क्रॉसनुभागीय सर्वेक्षण में विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों के प्रतिनिधियों के साथ उनके अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं, प्राथमिकताओं और धारणाओं में अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली का संचालन करना या साक्षात्कार आयोजित करना शामिल होगा। क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन का चयन करने के कारण। क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन चुनने के मेरे निर्णय पर कई विचार आधारित थे। वर्तमान प्रथाओं का स्नैपशॉट। एक क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण लक्ष्य आबादी के बीच वर्तमान अपशिष्ट निपटान प्रथाओं और दृष्टिकोण के स्नैपशॉट को पकड़ने की अनुमति देता है। किसी विशिष्ट समय पर डेटा एकत्र करके अध्ययन अपशिष्ट प्रबंधन में प्रचलित व्यवहार और रुझानों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान कर सकता है। दक्षता और लागत प्रभावशीलता। अनुदैर्ध्य या प्रयोगात्मक डिजाइनों की तुलना में क्रॉसनुभागीय सर्वेक्षण करना अक्सर अधिक समयकुशल और लागत प्रभावी होता है। आमतौर पर अकादमिक अनुसंधान से जुड़ी संसाधन बाधाओं को देखते हुए क्रॉसनुभागीय दृष्टिकोण की व्यावहारिक अपील इसके चयन में एक निर्णायक कारक थी। प्रतिनिधि नमूनाकरण, यादृच्छिक नमूनाकरण या स्तरीकृत नमूनाकरण जैसी कठोर नमूनाकरण तकनीकों को नियोजित करके एक क्रॉसनुभागीय सर्वेक्षण लक्ष्य आबादी का एक प्रतिनिधि नमूना प्राप्त कर सकता है, जिससे निष्कर्षों की बाहरी वैधता बढ़ जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि व्यापक संदर्भ पर लागू होती है और सामाजिक स्तर पर नीति और अभ्यास को सूचित कर सकती है। खोजपूर्ण और वर्णनात्मक अंतर्दृष्टि। जबकि क्रॉसनुभागीय सर्वेक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में वर्णनात्मक होते हैं, वे रुचि के चर के बीच सहसंबंधों और संबंधों की जांच करके खोजपूर्ण विश्लेषण के अवसर भी प्रदान करते हैं। सामाजिक जनसांख्यिकीय कारकों। अपशिष्ट निपटान व्यवहार और पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर डेटा एकत्र करके अध्ययन उन पैटर्न और संबंधों को उजागर कर सकता है जो अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के निर्धारकों पर प्रकाश डालते हैं। लचीलापन और अनुकूलनशीलता। क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन डेटा संग्रह विधियों और उपकरणों के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करता है। शोधकर्ता प्रतिभागियों से समृद्ध और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं, जैसे संरचित प्रश्नावली, अर्धसंरचित साक्षात्कार या फोकस समूह चर्चा। परिणामों की समयबद्धता। अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने की तात्कालिकता को देखते हुए एक क्रॉसनुभागीय सर्वेक्षण कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने का एक समयबद्ध साधन प्रदान करता है जो नीति निर्माण, बुनियादी ढांचे की योजना और सामुदायिक भागीदारी पहल को सूचित कर सकता है। वैकल्पिक डिजाइनों पर विचार। जबकि क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन मेरे शोध संदर्भ में अपशिष्ट निपटान विधियों की जांच के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में उभरा, कई वैकल्पिक डिजाइनों पर विचार किया गया और उनकी खूबियों और सीमाओं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया। अनुदैर्ध्य अध्ययन। एक अनुदैर्ध्य अध्ययन में व्यक्तियों या संस्थाओं के एक ही नमूने को उनके व्यवहार या विशेषताओं में परिवर्तन और रुझानों का निरीक्षण करने के लिए एक विस्तारित अवधि में ट्रैक करना शामिल है। जबकि अनुदैर्ध्य डिजाइन अस्थायी गतिशीलता और कारण संबंधों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
मेरी शोध समय सीमा और बजट की बाधाओं को देखते हुए एक अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण अव्यावहारिक समझा गया। प्रायोगिक डिजाइन में भ्रमित करने वाले कारकों को नियंत्रित करते हुए आश्रित चर पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र चर में हेरफेर करना शामिल है। जबकि प्रायोगिक अध्ययन उच्च आंतरिक वैधता प्रदान करते हैं, वे अपशिष्ट निपटान अनुसंधान के संदर्भ में व्यवहार्य या नैतिक नहीं हो सकते हैं, जहां हस्तक्षेप अक्सर वास्तविक दुनिया के निहितार्थ और नैतिक विचारों को शामिल करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान विधियां, नृवंश विज्ञान, घटना विज्ञान या केस अध्ययन जैसी गुणात्मक अनुसंधान विधियां अपशिष्ट निपटान के संबंध में व्यक्तियों और समुदायों के जीवित अनुभवों और दृष्टिकोणों में गहराई से अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जबकि गुणात्मक दृष्टिकोण समृद्ध प्रासंगिक समझ प्रदान करके मात्रात्मक सर्वेक्षणों को पूरक करते हैं। उनकी संसाधन गहन प्रकृति और सामान्यीकरण में संभावित सीमाओं के कारण उन्हें प्राथमिक विधि के रूप में नहीं चुना गया था। निष्कर्ष में अपशिष्ट निपटान विधियों पर कठोर और सार्थक अनुसंधान करने के लिए एक उपयुक्त अनुसंधान डिजाइन का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्पष्ट शोध प्रश्न तैयार करके और विभिन्न डिजाइन विकल्पों की खूबियों पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करके शोधकर्ता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका अध्ययन अनुसंधान प्रक्रिया में निहित उद्देश्यों, बाधाओं और नैतिक विचारों के साथ संरेखित हो। एक क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन को चुनने में मेरा उद्देश्य व्यावहारिक विचारों के साथ पद्धतिगत कठोरता को संतुलित करना था, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं पर मेरे शोध निष्कर्षों की प्रासंगिकता और प्रभाव को अधिकतम किया जा सके। नमूना डिजाइन। एक बार जब आप यह तय कर लें कि अपना सर्वेक्षण कैसे करना है, तो यह पता लगाने का समय है कि जिन लोगों से आप पूछेंगे उन्हें कैसे चुना जाए। हमने पिछले अनुभागों में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी के बारे में बात की है, इसलिए मैं इस पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि यहाँ नया क्या है। हम नमूना क्यों लेते हैं? ठीक है, क्योंकि किसी जनसंख्या में सभी का सर्वेक्षण करना हमेशा संभव या व्यावहारिक नहीं होता है। इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होगा और बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए इसके बजाय हम अध्ययन के लिए जनसंख्या में से एक छोटा समूह चुनते हैं। नमूनाकरण एक शोध परियोजना के लिए इन मामलों को चुनने की प्रक्रिया है। हर किसी के साथ काम करने की तुलना में छोटे समूह के साथ काम करना आसान और सस्ता है। उदाहरण के लिए 20,000 लोगों की तुलना में 200 लोगों के लिए चीजों को मापना कहीं अधिक प्रबंधनीय है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम एक छोटे समूह का अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल उनमें रुचि रखते हैं। हम पूरी आबादी के बारे में निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। यदि सही ढंग से किया जाए तो नमूनाकरण हमें एक छोटे समूह का अध्ययन करने देता है, लेकिन फिर भी सभी के बारे में सटीक बातें बताता है। उदाहरण के लिए, अच्छे नमूने के साथ हम 2000 मामलों का अध्ययन कर सकते हैं और 200 मिलियन के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सर्वेक्षण शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि हम सभी 200 मिलियन का अध्ययन करें तो परिणाम केवल 2 से 4% तक भिन्न होंगे। अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि हम केवल कुछ मामलों के आधार पर एक बड़े समूह के बारे में निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। यह जादू नहीं है, यह तार्किक सांख्यिकीय तर्क पर आधारित है जिसका कई बार परीक्षण किया गया है। लेकिन हम अपने अध्ययन के लिए कोई यादृच्छिक समूह नहीं चुन सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा नमूना निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त अच्छा है, हमें कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता है। ये प्रक्रियाएं कठोर अभ्यास हैं जो हमारे अध्ययन को अधिक सटीक बनाने में मदद करती हैं। नमूनाकरण में बुनियादी शर्तें। नमूना तत्व। एक नमूना तत्व वह है जिसका हम चीजों के समूह में अध्ययन करते हैं। यह एक व्यक्ति, एक समूह, एक संगठन, कोई लेखन सामग्री या यहाँ तक कि लड़ाई या तलाक जैसी कोई चीज भी हो सकती है। 2. जनसंख्या। जनसंख्या उन चीजों का बड़ा समूह है जिनमें हमारी रुचि है। यह एक शहर के सभी लोग, एक स्कूल के सभी छात्र या कोई अन्य समूह हो सकता है। कभी कभी हम इसे ब्रह्मांड कहते हैं। जनसंख्या को परिभाषित करने के लिए हम कहते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वे कहाँ हैं और हम उन्हें कब देख रहे हैं। लक्षित जनसंख्या वह विशिष्ट समूह है जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। 3. नमूनाकरण अनुपात। नमूनाकरण अनुपात यह है कि हमारा नमूना पूरी आबादी की तुलना में कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए,
यदि किसी कॉलेज में 2000 छात्र हैं और हम उनमें से 200 को अपने अध्ययन के लिए चुनते हैं, तो नमूना अनुपात 200/2000 या 10% है। 4. नमूनाकरण फ्रेम। जनसंख्या एक बड़ा विचार है। बहुत छोटे समूहों को छोड़कर हम किसी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए उसे स्थिर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, एक शहर में लोग हमेशा इधर-उधर घूमते रहते हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ अस्थायी रूप से दूर हैं। इसलिए हमें यह तय करने की जरूरत है कि हम किसे गिनेंगे। जनसंख्या का विचार अमूर्त है, यह हमारे दिमाग में है, लेकिन इसे सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन है। इसलिए हमें इसका आकलन करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हम एक सूची बनाते हैं जिसमें जनसंख्या की वे सभी चीजें शामिल होती हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। इस सूची को नमूना फ्रेम कहा जाता है। हम इस सूची के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे फोन बुक, ड्राइवर का लाइसेंस या सदस्यता सूची। एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम होना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह उस चीज से मेल नहीं खाता है जिसे हम अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह बड़ी गलतियों का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी शहर का अध्ययन करने के लिए फोन बुक का उपयोग करते हैं, तो इसमें जनसंख्या का केवल एक छोटा प्रतिशत शामिल होता है, क्योंकि हर किसी के पास फोन नहीं होता है। साथ ही यह लोगों के स्थान बदलने या नंबर बदलने के मामले में भी अपडेट नहीं हो सकता है। पैरामीटर और सांख्यिकी। जनसंख्या पैरामीटर किसी समूह की कोई विशेषता है। उदाहरण के लिए, यह विज्ञान कक्षा में छात्रों की संख्या या बच्चों की आयु सीमा हो सकती है। यह पूरे समूह के असली फिंगरप्रिंट की तरह है। समूह के प्रत्येक सदस्य को मापकर मापदंडों का पता लगाया जाता है। लेकिन वास्तव में बड़े समूहों के लिए पैरामीटर को सटीक रूप से जानना कठिन है। इसलिए शोधकर्ता नमूनों का उपयोग करके अपना सर्वश्रेष्ठ अनुमान लगाते हैं। वे पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाने के लिए नमूनों से जानकारी का उपयोग करते हैं, जिसे वे सांख्यिकी कहते हैं। नमूनाकरण गलतियाँ। यदि आप एक ही समूह से बहुत सारे नमूने लेते हैं, तो संभावना है कि वे सभी एक दूसरे या पूरे समूह के समान नहीं दिखेंगे। इसे हम नमूना गलती कहते हैं। ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता कि नमूने चुनते समय किसी ने गड़बड़ी कर दी हो। यह सिर्फ इतना है कि अलग-अलग लोगों को पूरी तरह से संयोग से चुना जा सकता है। नमूनाकरण योजनाओं के प्रकार। नमूनाकरण योजनाएं दो स्वादों में आती हैं। एक को संभाव्यता नमूनाकरण योजना कहा जाता है और दूसरे को गैर संभावना नमूनाकरण योजना कहा जाता है। इससे पहले हमने ब्लॉक 5 की इकाई 15 में गणित कैसे करें, इस पर ध्यान केंद्रित किया था। अब हम प्रत्येक प्रकार की नमूना योजना के बारे में विस्तार से जा रहे हैं। आपको याद रखने में मदद के लिए कुछ चीजें दोहराई हुई दिखाई दे सकती हैं। संभाव्यता नमूनाकरण योजना। इस योजना के साथ आप कह सकते हैं कि आपका नमूना पूरे समूह के लिए एक अच्छा मेल है। संभाव्यता नमूने में समूह के प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की ज्ञात संभावना होती है। इसका मतलब यह है कि हर किसी के पास शामिल होने का कम से कम कुछ मौका है। इससे हमें यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि अगर हम सभी को देखें तो हमारा नमूना कितना सटीक है। 2. गैर संभाव्यता नमूनाकरण योजना। इन योजनाओं के साथ हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने का समान मौका मिला है या नहीं। संभाव्यता नमूने की तरह उनकी संभावनाओं को जानने का कोई तरीका नहीं है, जहां यह सिक्के को उछालने जैसा है। इसके बजाय हम समूह के बारे में क्या सोचते हैं और हमें अपने अध्ययन के लिए क्या चाहिए, उसके आधार पर चयन करते हैं। कुछ लोगों को चुना जा सकता है और कुछ को नहीं। इस वजह से हम इस बारे में ठोस अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारा नमूना कितना सटीक है। जब हम संभाव्यता नमूनाकरण नहीं कर पाते तो हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो हम संभाव्यता के रास्ते पर बने रहना पसंद करते हैं। संभाव्यता नमूनाकरण विधियाँ। सामान्य उद्देश्य हित नमूना। सरल यादृच्छिक नमूने का मतलब है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की समान संभावना है। ऐसा करने के लिए शोधकर्ता समूह में सभी की सूची,
जिसे सैंपलिंग फ्रेम कहा जाता है, से यादृच्छिक रूप से व्यक्तियों को तब तक चुनते हैं जब तक कि उनके पास अपने नमूने के लिए पर्याप्त मात्रा न हो जाए। इस यादृच्छिकता के कारण नमूने में पूरी आबादी के समान अलग अलग विशेषताओं वाले लोग होने चाहिए, जैसे उम्र, ऊंचाई, धन आदि। इस पद्धति को कार्यान्वित करने के लिए जनसंख्या की पूरी सूची होना महत्वपूर्ण है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का मुख्य लाभ यह है कि यह बिना अधिक कठिनाई के निष्पक्ष प्रतिदर्श देता है। एक बार जब किसी को नमूने के लिए चुन लिया जाता है तो उसे दोबारा नहीं चुना जा सकता है, जिससे प्रक्रिया निष्पक्ष रहती है। सरल यादृच्छिक नमूने आमतौर पर टोपी से नाम निकालने, यादृच्छिक संख्याओं की तालिका का उपयोग करने या कंप्यूटर पर यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न करने जैसी विधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। छोटे समूहों के लिए लॉटरी पद्धति अच्छी तरह से काम करती है, जबकि कंप्यूटरजनित संख्याएं बड़े समूहों के लिए बेहतर होती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरल यादृच्छिक नमूनाकरण हमेशा जनसंख्या का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अधिकांश समय यह करीब आता है, लेकिन फिर भी मतभेद हो सकते हैं। 2. व्यवस्थित नमूनाकरण। व्यवस्थित नमूनाकरण सरल यादृच्छिक नमूने का एक संशोधित संस्करण है। लोगों को बेतरतीब ढंग से चुनने के बजाय शोधकर्ता उन्हें आबादी की सूची से व्यवस्थित तरीके से चुनते हैं। वे यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग करने के बजाय नमूना अंतराल की गणना करते हैं। यह अंतराल उन्हें व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से चुनने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि वे 100 के समूह में से 10 लोगों को चुनना चाहते हैं, तो वे हर 10वें व्यक्ति को चुनेंगे। इस चयन के लिए प्रारंभिक बिंदु अभी भी यादृच्छिक रूप से चुना गया है। आमतौर पर सरल यादृच्छिक नमूनाकरण और व्यवस्थित नमूनाकरण समान परिणाम देते हैं। हालांकि जब नमूने में तत्वों का क्रम एक पैटर्न का अनुसरण करता है, तो व्यवस्थित नमूनाकरण अच्छी तरह से काम नहीं करता है। उदाहरण के लिए, यदि नमूना विवाहित जोड़ों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें एक लिंग को पहले सूचीबद्ध किया गया है और दूसरे को दूसरे, व्यवस्थित नमूने का उपयोग करने से एक गैर प्रतिनिधि नमूना हो सकता है जिसमें केवल एक लिंग शामिल है। 3. स्तरीकृत नमूनाकरण। स्तरीकृत नमूनाकरण का अर्थ है पूरे समूह को छोटे, समान समूहों में विभाजित करना। इन समूहों को स्तर कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ मायनों में एक जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक तबके में केवल पुरुष हो सकते हैं और दूसरे में केवल महिलाएं हो सकती हैं। समूह को इन छोटे समूहों में विभाजित करने के बाद शोधकर्ता उनमें से प्रत्येक से यादृच्छिक नमूने चुनता है। इन छोटे समूहों को कैसे चुना जाता है? उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि इस बात के सबूत है कि वे परिणाम से संबंधित हैं। यह सबूत शोध और विशेषज्ञों की राय से आ सकता है। स्तरीकृत नमूने के साथ शोधकर्ता इसे संयोग पर छोड़ने के बजाय यह तय करता है कि प्रत्येक स्तर में कितने लोग हैं। यह सुनिश्चित करता है कि नमूने में विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व किया गया है। लेकिन इसके अच्छी तरह से काम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि स्तर के बारे में जानकारी सटीक हो। यदि ऐसा है, तो स्तरीकृत नमूनाकरण केवल यादृच्छिक नमूने चुनने की तुलना में पूरे समूह की अधिक सटीक तस्वीर दे सकता है। 4. क्लस्टर नमूनाकरण। सर्वेक्षण के लिए प्रतिभागियों को चुनने के लिए क्लस्टर नमूनाकरण एक सामान्य तरीका है। यह तब मदद करता है जब हमारे पास उन सभी की पूरी सूची नहीं होती है जिनका हम सर्वेक्षण करना चाहते हैं और जब सभी तक पहुंचना बहुत महंगा होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी शहर में कॉलेज के छात्रों का सर्वेक्षण करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सभी छात्रों की सूची नहीं है, तो उन सभी तक पहुंचने में बहुत अधिक लागत आएगी क्योंकि कॉलेज फैले हुए हैं। प्रत्येक छात्र तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने की कोशिश करने के बजाय हम अपने शुरुआती बिंदु के रूप में कॉलेजों जैसे समूहों का उपयोग करते हैं। क्लस्टर एक प्राकृतिक समूह है, जैसे एक स्कूल जिसमें उसकी कक्षाएं, छात्र और शिक्षक होते हैं, या किसी शहर के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। हम बेतरतीब ढंग से कुछ क्लस्टर चुनते हैं और उन समूहों में से सभी को अपने सर्वेक्षण में शामिल करते हैं, या हम यादृच्छिक चयन या स्तरीकृत नमूनाकरण जैसी विधियों का उपयोग करके प्रत्येक क्लस्टर से नमूने चुनते हैं। बड़े सर्वेक्षणों में क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। स्तरीकृत नमूने के विपरीत, जहां हम एक समूह को उपसमूहों में विभाजित करते हैं, क्लस्टर नमूनाकरण स्वाभाविक रूप से होने वाले समूहों से शुरू होता है।
परिणामी नमूना क्लस्टर द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और एक क्लस्टर दूसरे का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। चरण नमूनाकरण। स्टेट सैंपलिंग, जिसे मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी कहा जाता है, क्लस्टर सैंपलिंग के विस्तार की तरह है। इसमें कई चरणों में नमूने चुनना शामिल है, जैसे नमूनों से नमूना लेना। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी बड़े शहर के स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का सर्वेक्षण करना चाहते हैं, तो हम पहले यादृच्छिक रूप से कुछ स्कूलों का चयन कर सकते हैं, फिर प्रत्येक स्कूल से कक्षाएं चुन सकते हैं और अंत में उन कक्षाओं से छात्रों का चयन कर सकते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण यह हो सकता है कि पहले एक स्कूल को उसके स्थान या प्रकार के आधार पर चुना जाए और फिर प्रतिभागियों को चुनने के लिए यादृच्छिक चयन या स्तरीकृत नमूनाकरण जैसी विधियों का उपयोग किया जाए। गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधियाँ। आकस्मिक या सुविधाजनक नमूनाकरण। आकस्मिक या सुविधाजनक नमूनाकरण का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों को चुनना जिन तक पहुंचना आसान हो, जैसे सड़क पर, बाजार में, स्कूल में या मूवी थिएटर में लोग, जब तक कि हमारे पास हमारे सर्वेक्षण के लिए पर्याप्त न हो। इस पद्धति से ऐसे नमूने प्राप्त हो सकते हैं जो पूरी आबादी का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। जब शोधकर्ता केवल इसलिए नमूने चुनते हैं क्योंकि वे सुविधाजनक होते हैं, तो उन्हें ऐसे नमूने मिल सकते हैं जो वास्तव में जनसंख्या को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। यह विधि त्वरित और सस्ती है, लेकिन इसमें पक्षपात और त्रुटियां आ सकती हैं। इसका एक उदाहरण टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए सड़क पर किए गए साक्षात्कार है। कोटा नमूनाकरण। कोटा नमूनाकरण स्तरीकृत नमूने के गैर संभावना संस्करण की तरह है। कोटा नमूने में शोधकर्ता जनसंख्या को समूहों में विभाजित करते हैं, जैसे पुरुष और महिलाएं या अलग अलग आयु समूह, और तय करते हैं कि प्रत्येक समूह से कितने लोगों को शामिल करना है। इसलिए नमूने में प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिभागियों की संख्या निश्चित है। कोटा नमूनाकरण शोधकर्ताओं के लिए यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि जनसंख्या में कुछ अंतर उनके नमूने में शामिल हैं। हालांकि यह पूरी तरह सटीक प्रतिनिधित्व की गारंटी नहीं देता है। कोटा सैंपलिंग में कुछ श्रेणियों को चुनने के बाद सुविधा या अवसर के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में लोगों की संख्या का चयन किया जाता है। साथ ही शोधकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि अध्ययन में किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है। उद्देश्यपूर्ण या निर्णयात्मक नमूने में शोधकर्ता अपने निर्णय के आधार पर नमूने के लिए विशिष्ट मामलों का चयन करते हैं कि वे कितने विशिष्ट हैं। इसका मतलब यह है कि शोधकर्ता एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर मामलों को चुनता है। ऐसी 3 स्थितियां हैं जहां उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण उपयुक्त है। सबसे पहले, जब कोई शोधकर्ता ऐसे अनूठे मामलों का चयन करना चाहता है जो बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरे, किसी विशेष समूह के साथ काम करते समय जिस तक पहुंचना कठिन होता है। तीसरा, जब कोई शोधकर्ता विस्तृत अध्ययन के लिए विशेष प्रकार के मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। आयामी नमूनाकरण कोटा नमूने के अधिक विस्तृत संस्करण की तरह है। इसमें जनसंख्या में रुचि के विभिन्न कारकों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उन कारकों के प्रत्येक संयोजन से कम एक व्यक्ति शामिल है। स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसे नेटवर्क या चेन रेफरल सैंपलिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक नेटवर्क के भीतर मामलों को खोजने और चुनने की एक विधि है। इसे स्नोबॉल कहा जाता है क्योंकि यह छोटे आकार से शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे लुढ़कता है बढ़ता जाता है और अधिक बर्फ या मामले एकत्र करता है। मैत्री नेटवर्क इस प्रकार के नमूने का मुख्य स्रोत हैं, लेकिन पेशेवर समूहों और ऑनलाइन समुदायों का भी उपयोग किया जा सकता है। आपका नमूना कितना बड़ा होना चाहिए? एक सामान्य प्रश्न नमूना आकार के बारे में है। आपको कितने लोगों या चीजों को शामिल करना चाहिए? खैर, उत्तर सीधा नहीं है। यह वास्तव में निर्भर करता है। हालांकि सर्वेक्षण नमूने में विशेषज्ञ कुछ सामान्य सलाह देते हैं। कई लोगों के लिए, यदि आप कोई सांख्यिकीय विश्लेषण करने की योजना बना रहे हैं, तो कम से कम 30 नमूने रखना न्यूनतम है। लेकिन आपके नमूने का आकार आपकी योजनाओं पर निर्भर करता है और आप जिस समूह का अध्ययन कर रहे हैं उसकी विशेषताओं पर विचार करते हुए इसे कितना सटीक बनाना चाहते हैं। याद रखें, बड़ा नमूना होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह प्रतिनिधि है। इसके अलावा बड़े नमूनों का मतलब उच्च लागत है।
इसलिए नमूना आकार पर निर्णय लेते समय शोधकर्ताओं को इन सभी कारकों के बारे में सोचने की जरूरत है। इकाई 15 के खंड 15.3 में आप पहले ही सीख चुके हैं कि औसत और अनुपात का अनुमान लगाने के लिए नमूना आकार का पता कैसे लगाया जाए। चिंतन और कार्य 21.3 अपशिष्ट निपटान विधियों पर अपने शोध में किए जाने वाले सर्वेक्षण के नमूना प्रकार और डिजाइन पर चर्चा करें। शीर्षक अपशिष्ट निपटान विधियों पर अनुसंधान के लिए नमूना प्रकार और डिजाइन। परिचय। अपशिष्ट निपटान वैश्विक स्तर पर एक गंभीर मुद्दा है जो पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। इग्नू में एक छात्र के रूप में, जिसे अपशिष्ट निपटान विधियों पर शोध करने का काम सौंपा गया है, व्यापक डेटा इकट्ठा करने के लिए मजबूत नमूनाकरण तकनीकों और एक सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण डिजाइन को नियोजित करना अनिवार्य है। यह प्रतिबिंब ऐसे सर्वेक्षण के लिए नमूना प्रकार और डिजाइन संबंधी विचारों पर प्रकाश डालता है। नमूनाकरण प्रकार। नमूनाकरण एक बड़ी आबादी से व्यक्तियों या वस्तुओं के उपसमूह को सटीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए चुनने की प्रक्रिया है। अपशिष्ट निपटान विधियों पर शोध के संदर्भ में जनसंख्या में घर, व्यवसाय, अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं और स्थानीय अधिकारी शामिल हो सकते हैं। चुना गया नमूना प्रकार अनुसंधान उद्देश्यों, बजट और व्यवहार्यता के अनुरूप होना चाहिए। कई नमूना प्रकारों पर विचार किया जा सकता है। संभाव्यता नमूनाचयन। सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है। यह विधि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्तरीकृत नमूनाकरण। जनसंख्या को सजातीय समूहों, स्ट्रेटा, में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक समूह से आनुपातिक रूप से नमूने लिए जाते हैं। यह पद्धति जनसंख्या के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। क्लस्टर नमूनाकरण। जनसंख्या को समूहों में विभाजित किया जाता है और विश्लेषण के लिए समूहों का एक यादृच्छिक नमूना चुना जाता है। यह विधि तब उपयोगी होती है जब जनसंख्या भौगोलिक रूप से बिखरी हुई हो। गैर संभावित नमूना। सुविधा नमूनाकरण। प्रतिभागियों का चयन उनकी पहुंच में आसानी के आधार पर किया जाता है। सुविधाजनक होते हुए भी यह विधि पूर्वाग्रह उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है। स्नोबॉल नमूनाकरण। प्रतिभागी अन्य संभावित प्रतिभागियों को संदर्भित करते हैं, जिससे एक श्रृंखला रेफरल बनता है। यह विधि तब उपयोगी होती है जब जनसंख्या तक पहुंचना कठिन होता है, लेकिन इससे नमूना पूर्वाग्रह हो सकता है। कोटा नमूनाकरण। शोधकर्ता पूर्व निर्धारित कोटा, जैसे जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर प्रतिभागियों का चयन करते हैं। हालांकि यह नमूना संरचना पर नियंत्रण की अनुमति देता है, यह जनसंख्या का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। अपशिष्ट निपटान विधियों पर अनुसंधान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संभाव्यता और गैर संभावना नमूनाकरण विधियों का संयोजन उपयुक्त हो सकता है। संभाव्यता नमूनाकरण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, जबकि गैर संभावना नमूनाकरण विधियां उन आबादी तक पहुंचकर पूरक हो सकती हैं जिन तक पहुंचना कठिन है। सर्वेक्षण डिजाइन। एक प्रभावी सर्वेक्षण को डिजाइन करने में अनुसंधान उद्देश्यों, लक्ष्य जनसंख्या, प्रश्नावली संरचना और डेटा विश्लेषण योजना सहित विभिन्न तत्वों पर सावधानीपूर्वक विचार करना शामिल है। यहाँ विचार करने योग्य प्रमुख घटक हैं। अनुसंधान के उद्देश्य। अपशिष्ट निपटान विधियों से संबंधित अनुसंधान उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जांच के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के विशिष्ट पहलुओं को निर्धारित करें, जैसे रीसाइक्लिंग प्रथाएं, लैंडफिल उपयोग, खाद बनाने की पहल या खतरनाक अपशिष्ट निपटान। लक्ष्य जनसंख्या। सर्वेक्षण के लिए लक्षित आबादी की पहचान करें, जिसमें घर, व्यवसाय, अपशिष्ट प्रबंधन पेशेवर या अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों में शामिल सरकारी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। प्रश्नावली विकास। एक व्यापक प्रश्नावली विकसित करें जो अनुसंधान उद्देश्यों को संबोधित करे। मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा इकट्ठा करने के लिए क्लोज एंडेड, उदाहरण के लिए बहुविकल्पीय और ओपन एंडेड प्रश्नों का मिश्रण शामिल करें। पायलट परीक्षण। प्रश्न की स्पष्टता, सर्वेक्षण की लंबाई या प्रतिक्रिया विकल्पों के साथ किसी भी मुद्दे की पहचान करने के लिए प्रतिभागियों के एक छोटे नमूने के साथ सर्वेक्षण प्रश्नावली का एक पायलट परीक्षण करें। फीडबैक के आधार पर प्रश्नावली को तदनुसार संशोधित करें। नमूनाकरण रणनीति।
चयनित नमूना प्रकार के आधार पर नमूनाकरण रणनीति निर्धारित करें। यदि संभाव्यता नमूनाकरण का उपयोग किया जा रहा है, तो नमूनाकरण फ्रेम, नमूनाकरण विधि और नमूना आकार गणना निर्दिष्ट करें। गैर संभाव्यता नमूने के लिए प्रतिभागी चयन और किसी भी कोटा के मानदंड परिभाषित करें। डेटा संग्रहण। उचित डेटा संग्रह विधियों जैसे ऑनलाइन सर्वेक्षण, फोन साक्षात्कार या आमने-सामने साक्षात्कार का उपयोग करके सर्वेक्षण को कार्यान्वित करें। पूर्वाग्रह को कम करने के लिए डेटा संग्रह प्रक्रियाओं में स्थिरता और मानकीकरण सुनिश्चित करें। डेटा विश्लेषण योजना। मात्रात्मक डेटा के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीकों और गुणात्मक डेटा के लिए विषयगत विश्लेषण सहित डेटा विश्लेषण योजना को परिभाषित करें। इस बात पर विचार करें कि सर्वेक्षण के परिणामों की व्याख्या कैसे की जाएगी और अनुसंधान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाएगा। निष्कर्ष। अपशिष्ट निपटान विधियों पर शोध करने के लिए निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए नमूना प्रकार और सर्वेक्षण डिजाइन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। संभाव्यता और गैर संभावना नमूनाकरण विधियों के संयोजन को नियोजित करके और सर्वेक्षण डिजाइन में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके शोधकर्ता व्यापक डेटा एकत्र कर सकते हैं, जो अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं में सूचित निर्णय लेने में योगदान करते हैं। निष्कर्ष। इस भाग का उद्देश्य सर्वेक्षण करने वाले किसी व्यक्ति की पहली चिंताओं के बारे में बात करना था। इसमें सर्वेक्षण शुरू करने से पहले आवश्यक महत्वपूर्ण बातें और सर्वेक्षण अनुसंधान को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया गया। इसमें शोध प्रश्न बनाने, सर्वेक्षण अनुसंधान डिजाइन के प्रकार और नमूनाकरण डिजाइन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य छात्रों को समझाने में मदद के लिए उदाहरणों का उपयोग करके सर्वेक्षण अनुसंधान में शामिल मुख्य विचारों और चरणों की अच्छी समझ प्रदान करना है।